हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं प्रौद्योगिकी, जैव विविधता और पर्यावरण से संबंधित 10 क्वेश्चन। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आइए देखते हैं। हाल ही में हेपेटोरेनल संक्रमण खबरों में रहा है। यह निम्नलिखित में से किस शरीर के अंग से संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, किडनी। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कह रहा है हेपेटोरेनल सिंड्रोम, यह लिवर सिरोसिस वाले लोगों में प्रगतिशील गुर्दे की विफलता की विशेषता वाली स्थिति है। यह एक गंभीर जटिलता है जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो सकती है। हेपेटोरेनल सिंड्रोम तब होता है जब एक गंभीर यकृत की बीमारी वाले लोगों में गुर्दे ठीक से काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि शरीर कम मूत्र का उत्पादन करता है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पाद रक्त प्रवाह में जमा हो जाते हैं। थोड़ा सा और है, उन्नत जिगर की बीमारी वाले लोगों में हेपेटोरेनल सिंड्रोम कार्यात्मक गुर्दे की विफलता का कारण बनता है। अंतःचरण यकृत रोग जटिलताएं आपके परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करती है, जिससे आपके गुर्दे को रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है। HRS कुछ हफ्तों से लेकर महीनों में तेजी से आगे बढ़ता है। लिवर प्रत्यारोपण ही एकमात्र उपचार उपलब्ध है। यह प्रीरेनल तीव्र गुर्दे की विफलता का कारण बनता है। इसका मतलब है कि यह बिना किसी पिछले गुर्दे की बीमारी के या गुर्दे में किसी भी शारीरिक परिवर्तन के बिना अचानक आ जाता है। दूसरा है, भारतीय अस्किमर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी घटती जनसंख्या प्रवृत्ति के कारण इसे IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, दूसरा पढ़ लेते हैं कि गैर प्रजनन के मौसम में ये पक्षी भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर झुंड में पाए जाते हैं। तीसरा है, अवैध रेत खनन और नदियों पर बांध बनाने से इस प्रजाति के निवास स्थान को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये स्कीमर जो है वो संकटग्रस्त प्राणी ना होकर विलुप्त प्राय प्राणी हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2 और 3। ठीक है, उसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। आइए इसको देखते हैं। भारतीय स्कीमर, जनसंख्या में गिरावट के दशकों के परिणाम स्वरूप भारतीय स्कीमर को IUCN द्वारा लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब इसका एक छोटा वैश्विक जनसंख्या आकार है और 11 वर्षों में 20% से अधिक की निरंतर गिरावट का सामना कर रहा है। इन पक्षियों ने गैर प्रजनन के मौसम के दौरान तटीय क्षेत्रों के साथ तटीय क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता दिखाई है। करह गुजरात में जामनगर, आंध्र प्रदेश में काकीनाडा, बांग्लादेश में निजूब जो है ऐसे क्षेत्र से संबंधित है। करह नदी के आवास के नुकसान और गिरावट के कारण जनसंख्या में भारी गिरावट आई है। करह नदियों का बांध बनाना, नदियों की बिगड़ी हुई प्रवाह व्यवस्था। फिर है नेस्टिंग की कम सफलता और नेस्टिंग की विफलता की दर्ज कारणों की पहचान निम्नलिखित रूप में की गई है। करह खुले में रहने वाले कुत्तों का शिकार, गिद्धों द्वारा शिकार, मवेशियों द्वारा कुचलना, मनुष्यों द्वारा अशांति, एस्टिक मौसम की घटनाएं और रेत का अवैध खनन जो है इस पक्षी की जनसंख्या में कमी का कारण है। आगे है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वन्यजीव अभ्यारण्य और क्षेत्र, तो यहाँ है बल्लभपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा है गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा है चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य, चौथा है मुद्दुमलाई अभ्यारण्य। तो ध्यान देना है कि बल्लभपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये ओडिशा में ना होकर पश्चिम बंगाल में है और 2, 3, 4 यहाँ पे सही है, तो केवल 3 युग्म सही होगा। आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल में। चौथा, एक सींग वाले गैंडे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह IUCN रेड डाटा लिस्ट के तहत एक संवेदनशील प्रजाति है। 2022 में असम राज्य में एक भी गैंडे का शिकार नहीं हुआ है। एक सींग वाले गैंडे की तुलना में सफ़ेद गैंडे की संख्या में बड़े होते हैं। तो इस क्या है, एक सींग वाला जो गैंडा है ये IUCN में क्या है, एक संवेदनशील प्रजाति के रूप में है। कह रहा है 2022 में असम राज्य में एक भी गैंडे का शिकार नहीं हुआ है। फिर तीसरा है, एक सींग वाले गैंडे की तुलना में सफ़ेद गैंडे की संख्या जो है
अधिक है। और सॉरी, हाँ, संख्या में बड़े होते हैं यानी सफ़ेद गैंडे की संख्या अधिक है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक सींग वाला गैंडा। भारतीय गैंडे केवल ब्रह्मपुत्र घाटी, उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों और दक्षिणी नेपाल के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। इसमें एक काला सींग होता है जो 60 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है और त्वचा की परतों साथ एक सख्त भूरे रंग की खाल होती है जो जानवर को इसकी विशिष्ट कवच चढ़ाई हुई दिखती है। IUCN रेड लिस्ट में भारतीय गैंडों को सुभेद के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इससे पहले लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, और है 2022 में असम राज्य में एक भी गैंडे का शिकार नहीं किया गया है। WWF का कहना है कि एक सींग वाले गैंडे की रिकवरी एशिया में सबसे बड़ी संरक्षण सफलता की कहानियों में से एक है। करा स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट 2022 के अनुसार सफ़ेद गैंडों की संख्या 15,942 और एक सींग वाले गैंडों की संख्या 4,014 है। करा हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली ने एक नया इलेक्ट्रोलाइट विकसित किया है जिसमें अमोनिया उत्पादन को बढ़ावा देने की क्षमता है और पारंपरिक प्रक्रिया के माध्यम से अमोनिया उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है। निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोलाइट की चर्चा यहाँ की जा रही है? तो यहाँ ध्यान देना है कि ये जो है NaBF4 जो है नीचे है, ठीक है ना, और आंसर यही है। उस तरह से MgBF4 भी नीचे है। ठीक है, केमिकल फार्मूला के रूप में इसको देखना है। तो क्वेश्चन फिर से है कि हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली ने एक नया इलेक्ट्रोलाइट विकसित किया है जिसमें अमोनिया उत्पादन को बढ़ावा देने की क्षमता है और पारंपरिक प्रक्रिया के माध्यम से अमोनिया उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है। निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोलाइट की चर्चा यहाँ की जा रही है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए NaBF4। सोडियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल अमोनिया संश्लेषण जलीय इलेक्ट्रोलाइट पर्यावरण के साथ साथ प्रतिस्पर्धी हाइड्रोजन विकास प्रक्रिया में नाइट्रोजन की खराब घुलनशीलता से काफ़ी हद तक सीमित है। कर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली के वैज्ञानिकों ने NaBF4 नामक एक नया इलेक्ट्रोलाइट पेश किया है। अतः यह न केवल माध्यम में एक N2 वाहक के रूप में कार्य करेगा बल्कि पूरी तरह से परिवेशी प्रायोगिक स्थितियों में अमोनिया NH3, ठीक है, 3 को नीचे के सिंबल में रखना, कि उच्च उपज देने के लिए सक्रिय सामग्री संक्रमण धातु डॉप्ड नैनोकार्बन। अब डॉप्ड नैनोकार्बन का फॉर्मूला है MnN4 के साथ साथ एक पूर्ण सह उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। अब यहाँ Mn4 को भी उसी प्रकार से Mn और N4 आगे देखते हैं। NH3 के उच्च उत्पादन दर औद्योगिक पैमाने पर पहुंच गई है और किसी अन्य इलेक्ट्रोलाइट माध्यम में लगभग सभी मानक उत्प्रेरकों को पार कर गई है। करा NH3 के स्रोत का अच्छी तरह से अध्ययन किया गया था और मुख्य रूप से शुद्ध N2 गैस की विद्युत रासायनिक कमी N2 को NH3 में परिवर्तित करने के लिए इसे N2 संतृप्त इलेक्ट्रोलाइट बनाकर पुष्टि की गई। इसको फिर से देख सकते हैं कि NH3 के स्रोत का अच्छी तरह से अध्ययन किया गया था और मुख्य रूप से शुद्ध N2 गैस की विद्युत रासायनिक कमी की पुष्टि की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। GNB1 एन्सेफेलोपैथी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। यह एक प्रकार का मस्तिष्क रोग या स्नायुविक विकार है जो वृद्धावस्था में व्यक्ति को प्रभावित करता है। और दूसरा ऑप्शन है, आज तक दुनिया भर में 100 से भी कम मामले दर्ज किए गए हैं।
फिर है तीसरा, इसका निदान व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसके लिए एक परिष्कृत और महंगी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। तो GNB1 एन्सेफेलोपैथी के बारे में पहला कथन गलत है क्योंकि ये वृद्धावस्था में नहीं होता है, भ्रूणावस्था में ही हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, तो GNB1 एन्सेफेलोपैथी यह एक प्रकार का मस्तिष्क रोग या तंत्रिका संबंधी विकार है जो भ्रूण के चरण में व्यक्तियों को प्रभावित करता है। लक्षण क्या है? विलंबित शारीरिक और मानसिक विकास, बौद्धिक अक्षमता, बार बार मृत्यु के दौरे। फिर है कारण। GNB1 जीन में एकल न्यूक्लियोटाइड उत्परिवर्तन जो जी प्रोटीन में से एक बनाता है, GB1 प्रोटीन, इस बीमारी का कारण बनता है। व्यापकता क्या है? आज तक दुनिया भर में 100 से भी कम मामलों का दस्तावेजीकरण किया गया है, मतलब कि ज़्यादा व्यापक ये है नहीं। हालांकि प्रभावित बच्चों की वास्तविक संख्या शायद बहुत अधिक है। अच्छा, क्योंकि निदान व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसके लिए एक परिष्कृत और महंगी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। ये ऑप्शन भी था। आगे देखते हैं। जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर सिग्नलिंग। मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में विभिन्न प्रकार के सिग्नलिंग अणु और रास्ते होते हैं जो अन्य कोशिकाओं के साथ और अपने भीतर संचार करने में मदद करते हैं। कोशिकाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रमुख सिग्नलिंग तंत्र GPCR सिग्नलिंग है। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लवक सूक्ष्मजीव हैं जो धारा के साथ गति नहीं कर सकते हैं। दूसरा है वे बड़ी जलीय प्रजाति के भोजन का स्रोत है। तीसरा है पादप प्लावक कई जलाशयों की सतह के निकट पाया जाता है। पादप प्लावक कार्बन और अन्य पोषक तत्वों को वायुमंडल से समुद्र तल तक लाता है और खाद्य श्रृंखला को फिर से भरने में मदद करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो प्लवक सूक्ष्मजीव है जो धारा के साथ गति नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। धारा के साथ भी गति करते हैं। बाकी 2, 3, 4 कथन जो है वो सही तो है ही। तो इसके अनुसार ये ऑप्शन ए में दिख रहा है। आइए देखते हैं प्लावक के बारे में। प्लावक सूक्ष्मजीव है जो केवल एक धारा के साथ चल सकते हैं। उनके पास सक्रिय रूप से खुद को आगे बढ़ाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। हाल्टेरिया प्लावक सिलिएटस है जिसका अर्थ है कि उनकी सतह पर सिलिया नामक वाल जैसी संरचनाएं हैं। कभी कभी वे छोटी दूरी तक कूदने के लिए इनमें से कुछ सिलिया को हरा सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक प्रकार का प्लावक पादप प्लावक कई जल निकायों की सतह के करीब पाया जाता है। यह एक स्वपोषी है जिसका अर्थ है कि यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अन्य यौगिकों के बीच कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन करके अपना भोजन बना सकता है। छोटी मछलियाँ और बड़ा प्लावक जिसे प्राणी प्लावक कहा जाता है अपने पोषण के लिए पादप प्लावक खाते हैं। वे बदले में बड़ी मछलियों द्वारा खाए जाते हैं इत्यादि। जब पादप प्लावक मर जाते हैं तो वे जहाँ हैं वहीं घूमते हैं। जब पादप प्लावक मर जाते हैं तो वो जहाँ वहीं घूमते हैं। ये डबल यहाँ पे टाइप हो गया है। एक तटीय पोषक चक्र का हिस्सा बन जाते हैं या वे समुद्र तल की ओर बह जाते हैं जहाँ वे सड़ जाते हैं। उनके घटक तब रोगाणुओं के लिए उपलब्ध हो जाते हैं या समुद्र तल में अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा, तो पादप प्लावक कार्बन और अन्य पोषक तत्वों को वायुमंडल और समुद्र की सतह से नीचे समुद्र तल तक लाता है और खाद्य श्रृंखला को फिर से भरने में मदद करता है। आगे है वे बैक्टीरिया से जुड़ जाते हैं जो रसायन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में सल्फर लौह या हाइड्रोजन को ऑक्सीकरण करके अपना भोजन बनाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह स्ट्रेप्टोकोकस के कारण होने वाला एक वायरल रोग है। दूसरा है यह हल्के गले में खराश, स्कारलेट ज्वर और मेनिंजाइटिस का कारण बनता है। यह बच्चों के लिए घातक संक्रमण हो सकता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो है एक बैक्टीरियल रोग है। इस प्रकार से यहाँ पे आंसर जो होगा ऑप्शन सी सिर्फ होगा। ठीक है,
ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, इसे स्ट्रेप ए के नाम से भी जाना जाता है। यह बैक्टीरिया आमतौर पर त्वचा या गले में पाया जाता है। कुछ परिस्थितियों में ये बैक्टीरिया बीमारी का कारण बन सकते हैं। जीएस संक्रमण आमतौर पर हल्के गले में खराश और त्वचा या नरम ऊतक संक्रमण जैसे इम्पेटिगो और सेल्यूलाइटिस के रूप में प्रस्तुत होता है। स्ट्रेप ए संक्रमण एक हल्के गले में खराश का कारण बनता है, लेकिन कभी कभी वे स्कारलेट ज्वर का कारण बन सकते हैं और शायद ही कभी मेनिंजाइटिस जैसे गंभीर स्थिति में भी हो सकती है। आगे देखते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ऑफ सीजन का प्रकोप पिछले उछाल का परिणाम है, जिसने नए स्ट्रेप स्ट्रेन को जन्म दिया है जो महामारी से पहले हुआ था। लॉकडाउन ने बच्चों को स्ट्रेप ए से बचाया हो सकता है और स्ट्रेप ए से कम बच्चे प्रतिरक्षित हैं और यह फिर से बढ़ रहा है। जीएस संक्रमण प्रति वर्ष 5 लाख से अधिक मौतों का कारण बन सकता है। समूह ए स्ट्रेप्टोकोकस के उपचार के रूप में एंटीबायोटिक दवा के उद्भव के बावजूद आई गैस के मामले एक बढ़ती हुई समस्या है, विशेष रूप से अफ्रीका महाद्वीप पर। समूह ए स्ट्रेप्टोकोकस संक्रमण में बेमौसम वृद्धि ने 1 दर्जन से अधिक बच्चों की जान ले ली है। चलिए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। पूर्व मानसून वर्षा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। इसे असम में चेरी के फूलों वाली बौछार के रूप में जाना जाता है। ये आमों को जल्दी पकने में मदद करते हैं और इसीलिए इन्हें अक्सर आम वर्षा कहा जाता है। तो यहाँ ध्यान देना है कि इसे असम में चेरी के फूलों वाली बौछार नहीं, इसे बंगाल की खाड़ी के ऊपर ये होता है। तो यहाँ असम गलत हो जाएगा, तो आंसर होगा सत्य कथन चुनना है ना, सही कथन यहाँ पे चुनना है। तो इस प्रकार से केवल 2 आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्व मानसून वर्षा भारत में बंगाल की खाड़ी के ऊपर विनाशकारी वर्षा युक्त पवनों के परिणाम स्वरूप आम्र वर्षा होती है। उन्हें बंगाल में काल वैसाखी के रूप में, असम में बोडो शिला के रूप में और कर्नाटक में चेरी के फूलों की वर्षा या कहवा के फूलों के खिलने के रूप में भी जाना जाता है। ये आमों को जल्दी पकने में मदद करते हैं, इसीलिए इन्हें अक्सर आम्र वर्षा भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। हाल ही में डार्क स्काई रिजर्व खबरों में रहा, निम्नलिखित में से कौन इसे सही ढंग से समझता है? प्रकाश रहित तिजोरी में बीज सुरक्षित रखने का स्थान, न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश हस्तक्षेप वाली भूमि या क्षेत्र का पथ, फिर है मौजूदा तकनीक से 10 गुना अधिक क्षमता वाला क्लाउड स्टोरेज, डार्क नेट के पर्यायवाची। तो यहाँ लिखा हुआ है हाल ही में डार्क स्काई रिजर्व, तो ये है न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश हस्तक्षेप वाली भूमि या क्षेत्र का पथ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब है डार्क स्काई रिजर्व। डार्क स्काई रिजर्व एक स्थान को दिया गया एक पदनाम है जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए की नीतियाँ है कि भूमि या क्षेत्र के एक हिस्से में न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश हस्तक्षेप हो। दक्षिण भारत में अधिकांश गहरे आसमान वाले स्थान पश्चिमी घाट या आसपास के कुछ पहाड़ी श्रृंखलाओं में हैं। खगोलविदों के अनुसार तालकावेरी आकाश को निहारने और सितारों की पार्टी करने के लिए सबसे आदर्श स्थान है। लद्दाख में स्थित हैनले, जो अपने प्राचीन आकाश और न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण के लिए जाना जाता है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व भी है। कम प्रकाश प्रदूषण के कारण तालकावेरी संभवतः दक्षिण भारत में सबसे अच्छी अंधेरी रात का स्थान है। और है बोर्टल स्केल क्या होता है? यह 9 स्तरीय संख्यात्मक पैमाने पर किसी स्थान में रात के आकाश की चमक को मापता है। बेहतर डार्क स्काई लोकेशन के लिए यह संख्यात्मक पैमाना जितना कम होता है, उदाहरण के लिए हानले स्काई बोर्टल 1 स्काई के रूप में योग्य होगा। तालकावेरी
बोर्टल 2 के रूप में और बेंगलोरी बोर्टल 9 के रूप में योग्य होगा। तरह सितारों की पार्टियां आमतौर पर सर्दियों के महीनों में दिसंबर और मार्च के बीच आयोजित की जाती है, क्योंकि इन महीनों के दौरान आसमान साफ होता है, जो स्टार गेजिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज साइंस का हमने क्वेश्चन देख लिया। तो 2 दिन शायद सैटरडे और संडे को वीडियो ना आए, उसके बाद फिर से कंटिन्यू रहेगा। तो आज भर के लिए इतना ही, ठीक है।